तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पिगमेंटेशन, प्लांट में जो कलर्स होते हैं, लीफ में कलर होता है, लाइक स्टेम में होते हैं, लाइक उनके फ्रूट्स में होते हैं, तो ये कलर्स जो अपने पास प्रेजेंट होते हैं इस प्लास्टिड की वजह से होते हैं। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि क्लोरोप्लास्ट, आपने सुना होगा, अगर उसमें अपने क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट सुनी है तो वो प्लास्टिड, यहीं पर हम पढ़ने वाले हैं। और हम देखेंगे कि प्लास्टिड जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से कलर देने में रिस्पॉन्सिबल है। और उससे पहले हम देखते हैं कि प्लास्टिड होता क्या है। प्लास्टिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट में और यूग्लिनॉइड में पाया जाता है, तो ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि पाया जाता है इन प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड्स एंड प्लांट्स में अपने पास जो है प्लास्टिड पाया जाता है। क्या इसका साइज़ एकदम बहुत ज़्यादा छोटा है या फिर लार्ज है? इसका जो साइज़ है, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें तो ये इजीली विजिबल है। 2x की स्पीड अगर आप इसमें देखते हैं तो ये ऑब्वियसली है कि अच्छा खासा लार्ज स्ट्रक्चर है। मैं बोल सकती हूँ ये जो है वो लार्ज है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा है। अब हम देखेंगे कि प्लास्टिड जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो अपने पास 3 टाइप्स के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, जो कि पिगमेंट देने में हेल्प करता है। बट यहाँ पर आपको एक याद रखना है, ल्यूकोप्लास्ट जो कि पिगमेंट देने में हेल्प नहीं करता। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। तो अपने पास क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, तो ये 3 अपने पास जो है प्लास्टिड पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलर देने में हेल्प नहीं करता, बाकी सारे के सारे जो हैं ये पिगमेंटेशन में हेल्प करते हैं, पिगमेंटेशन में अपने पास हेल्प करते हैं, कलर देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ल्यूकोप्लास्ट को। ल्यूकोप्लास्ट एक टाइप ऑफ प्लास्टिड है। ओके, तो ये एक टाइप ऑफ प्लास्टिड है अपने पास, जो कि हम देखेंगे कलर देने में हेल्प नहीं करता, ये फूड को स्टोरेज में अपने पास स्टोर करने में हेल्प करता है। जैसे प्लांट में कुछ चीज़ें हमें जैसे स्टार्च स्टोर करना है, ऑयल है अपने पास, तो ये अपने को स्टोर करने के लिए ल्यूकोप्लास्ट, इस टाइप के प्लास्टिड की ज़रूरत होती है। तो अपने पास देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट वन इज अमाइलोप्लास्ट, सेकेंड इज एल्यूरोप्लास्ट एंड एलायोप्लास्ट। तो अपने पास 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट अपने पास 3 टाइप के हैं, अमाइलो, एल्यूरो एंड एलायो। तो अमाइल इट मीन्स स्टार्च, मतलब ये स्टार्च को स्टोर करेगा। ये क्या करेगा? स्टार्च को स्टोर करेगा। आपने कहीं देखा है कि स्टार्च को स्टोर करते हुए किसी फ्रूट में, वेजिटेबल में? तो अपने पास एग्जाम्पल आता है पोटैटो में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि अमाइलोप्लास्ट वाला ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, मतलब इसमें स्टार्च स्टोर करने में हेल्प करता है। तो एग्जाम्पल आ जाता है यहाँ पर पोटैटो के अंदर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि फूड स्टोर करेगा। कौन सा टाइप ऑफ पाया जाता है? अमाइलो, मतलब वो स्टार्च स्टोर करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आता है अपने पास आ जाता है एलायोप्लास्ट, जो कि ऑयल स्टोर करेगा, ऑयल एंड हम बोल सकते हैं फैट को स्टोर करेगा। फैट और ऑयल स्टोर करने में अपने पास एलायोप्लास्ट यूज़ होता है। प्रोटीन को स्टोर करने में हेल्प करेगा, तो प्रोटीन स्टोर करने में अपने पास एल्यूरोप्लास्ट आता है। तो ल्यूकोप्लास्ट का कोई रोल नहीं है पिगमेंट देने के लिए, अपने पास क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट है पिगमेंट देने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो एल्यूरोप्लास्ट अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम नेक्स्ट जो प्लास्टिड है उसके तरफ आते हैं, विच इज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपने कई बार सुना होगा कि लीफ में प्रेजेंट होता है। यस, जो लीफ में प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर जो आपको देता है। यस, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अपने पास देखेंगे, और आपको याद रखना है प्लास्टिड जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। क्लोरोप्लास्ट जो है अपने पास उसमें डबल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, बिकॉज ये एक टाइप की क्या है? प्लास्टिड है। तो प्लास्टिड में 2 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट
एक टाइप ऑफ प्लास्टिड है, इसमें भी दो डबल मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। यहाँ पर है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन अपने पास। इसके अंदर एक मटेरियल पाया जाता है, इस मटेरियल, इस स्पेस को अपने पास क्या बोला जाता है, इसमें जो मटेरियल पाया जाएगा उसको स्ट्रोमा हम कहेंगे, स्ट्रोमा अपने कहेंगे। यहाँ पर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसा सिक्का होता है ना 5 रुपीज़ का, 1 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, उस टाइप के सिक्के लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस स्ट्रक्चर को, इस एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि कई सारे बंच इस कॉइन्स के ऐसे बंच बने हुए हैं। इस पूरे बंच को हम क्या कहेंगे, इस पूरे बंच को हम ग्रैना कहेंगे। ग्रैना मीन्स अगर ऐसे बंच बहुत सारे हैं, और ग्रैनम मीन्स एक है, या इसको हम ग्रैनम कह देते हैं फॉर सिंगुलर। ओके, तो यहाँ पर ग्रैना हो गया। ये अपनी जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें अपने पास पोरेंस देखे जाते हैं। अपने पास क्या देखे जाएंगे, पोरेंस देखे जाएंगे। अब ये पोरेंस जो है, अपने पास ऐसे पोरेंस पाए जाते हैं जो कि परमिएबिलिटी के लिए होते हैं, कि यहाँ से कोई सब्सटेंस जो है वो अंदर आ सके और बाहर जा सके। यहाँ पर कोई पोरेंस प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल है। परमिएबल है मतलब कोई भी चीज़ को अंदर या फिर बाहर भेजने में हेल्प करेगी। और इनर मेम्ब्रेन इम्परमिएबल अपने पास होती है। अपने पास ये स्ट्रोमा है, ये स्पेस को हम स्ट्रोमा कहेंगे। इस थाइलेकॉइड के अंदर जो स्पेस है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। अब ये ल्यूमेन में अपने पास कुछ रिएक्शन चलती है, स्ट्रोमा में रिएक्शन चलती है, वो देखेंगे। स्ट्रोमा में अपने फोटोसिंथेसिस, आगे एक चैप्टर आप पढ़ेंगे जिसमें रिएक्शन के बारे में भी आप जानेंगे, बट यहाँ पर हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले हम पढ़ते हैं और फिर देखेंगे कि इनके अंदर जो रिएक्शन चलती है, नाम सुना होगा डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलती है, ये देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम क्लोरोप्लास्ट को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर थाइलेकॉइड को हम क्या बोलेंगे, ये एक बोरी लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक, या फिर हम बोल सकते हैं कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। और हम ग्रैनम को बोल सकते हैं बंच ऑफ, क्या है, बंच ऑफ कॉइन्स, बंच ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। कॉइन का जो बंच हम अगर बनाते हैं वैसा इसका ग्रैनम का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो अपने पास क्लोरोप्लास्ट है ये कितना साइज़ का होता है, बिकॉज मैंने कहा कि अपने पास जो प्लाज्मिड होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का क्या है, प्लास्टिड है। तो अब हम देखेंगे कि इसका साइज़ कितना होगा। तो यहाँ पर हम डार्क और लाइट रिएक्शन समझ लेंगे, बट उससे पहले हम इसका साइज़ देख लेते हैं, शेप देख लेते हैं, और फिर हम डार्क और लाइट रिएक्शन समझेंगे जो कि पार्ट है फोटोसिंथेसिस का। बट मैं यहाँ पर आपको जब क्लोरोप्लास्ट की बात आई गई है तो वो भी मैं डिटेल में समझाना चाहूँगी। तो यहाँ पर अगर मैं साइज़ की बात करूँ क्लोरोप्लास्ट की, तो वो 5 से 10 सेंटीमीटर में अपने पास क्या है, लेंथ आ जाएगी। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूँ, पास है स्पाइरल शेप है अपने पास, और आ जाता है कप ग्रिडल शेप, ग्रिडल लाइक आ जाता है, इसकी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगी, पिगमेंट्स प्रेजेंट होगी लाइक कैरोटिनॉइड, यहाँ पर हम लिखते हैं कैरोटिनॉइड। मेन पिगमेंट अपने पास अगर मैं बात करूँ तो वो होती है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट होंगी। कैरोटिनॉइड जो है वो फैट सॉल्यूबल है, हम लिखेंगे कि ये फैट सॉल्यूबल पिगमेंट अपने पास है। कैरोटिनॉइड में अपने पास आती है कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, यहाँ लिखेंगे कैरोटीन प्लस ज़ैंथोफिल, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। तो ये अपने पास हो गया साइज, शेप एंड पिगमेंट। मेन पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए है, बाकी कैरोटिनॉइड जो कि फैट सॉल्यूबल है, और कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पिगमेंट पाई जाती है, बिकॉज क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट देने में हेल्प करती है। मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, दैट इज वाई ग्रीन कलर मेनली देती है। इसके बाद क्या नंबर 1 ही होगा या फिर 2 ही अपने पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे किसी सेल में, तो नहीं, नंबर जो है वो वेरी करते हैं। इनके नंबर जो है वो वेरी करते हैं, लाइक 20 से 40 भी अपने पास जो है एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं।
तो यहाँ पर अपने पास आएगा जैसे कि ग्रीन अलगी है, क्लेमाइडोमोनास है, इसमें एक होगा यहाँ पर ग्रीन अलगी है, क्लेमाइडोमोनास है। तो यहाँ पर जो अपने पास है एक नंबर होता है सिर्फ, मतलब एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा उनकी सेल में, ग्रीन अलगी और क्लेमाइडोमोनास। बट मीजोफिल सेल अगर आपने नाम सुना होगा, जो कि लीफ के अंदर होती है। आप आगे जो चैप्टर आएगा फोटोसिंथेसिस उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। बट सपोज करो ये आपकी लीफ है, लीफ के अंदर कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर 20 से 40 नंबर इन क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होता है। मतलब इतने लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। इस वजह से आपको वो ग्रीन लीफ में जो है इतने कलर्स जो है पिगमेंट आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर अपने पास आता है नेक्स्ट इज मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल लीफ के अंदर होती है जिसमें 20 से 40 नंबर इस क्लोरोप्लास्ट के पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन क्या होता है। वैसे तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, बट यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट टॉपिक आ जाने से मैं ये आपको थोड़ा जो है वो ब्रीफ में एक बार समझा देती हूँ। जैसे अपने पास डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन सबसे पहले ना लाइट रिएक्शन पढ़ना चाहिए वैसे तो। लाइट रिएक्शन इज ऐसी रिएक्शन जो कि लाइट के प्रेजेंस में होगी, पर डार्क रिएक्शन मतलब ये नहीं होता कि ये लाइट के एब्सेंस में होगी। सपोज करो अगर लाइट अपने पास, लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रैनम थाइलेकोइड में अपने पास होती है, और डार्क रिएक्शन जो है वो स्टोमा के अंदर होती है। इतना तो आपको आना चाहिए। देखो अगर अपने पास लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, अगर लाइट सनलाइट की प्रेजेंस है, अगर अपने पास सनलाइट जो है इसकी प्रेजेंस है, मतलब अभी दिन का समय जो है चल रहा है, तो यहाँ पर अपना जो ग्रैनम थाइलेकोइड है यहाँ पर लाइट रिएक्शन स्टार्ट होगी। और यहाँ पर इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं लाइट रिएक्शन में, क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ATP बनता है, NADPH बनता है, H+ अपने पास बनता है। तो ये जो प्रोडक्ट है अपने पास ये यूज़ होते हैं इन अ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन स्टोमा में होती है। तो लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होती है, बट अगर लाइट रिएक्शन जो है लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो डार्क रिएक्शन की टूवर्ड्स जा रहे हैं। तो जैसे कि सनलाइट अपने पास क्या हो गई, खत्म, मतलब सन जो है वो रात का समय चालू हो चुका है, तो लाइट रिएक्शन जो है इमीडिएटली बंद हो जाएगी, बिकॉज लाइट जो है वो मिलनी उसको बंद हो चुकी है। बट जबकि लाइट रिएक्शन के कुछ प्रोडक्ट्स अपने पास बने हैं, डार्क रिएक्शन में वही यूज़ होते हैं ना, डायरेक्टली लाइट यूज़ नहीं होती। तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है डार्क में यूज़ होते हैं, इसीलिए थोड़े टाइम बाद, थोड़े देर में भी अपने पास जो डार्क रिएक्शन है वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन सनलाइट जो है लाइट रिएक्शन को नहीं मिल रही है, ATP NADPH नहीं मिल रहे हैं, तो सनलाइट की एब्सेंस में डार्क रिएक्शन जो है वो कुछ टाइम बाद जो है वो बंद हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ लाइट में भी चल जाएगी। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये रात में चलती हैं और ये लाइट में चलती हैं, दोनों जो है लाइट की प्रेजेंस में ही चलते हैं। बट लाइट अपने पास ना मिलने से ये लाइट रिएक्शन तुरंत स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज ये डायरेक्टली सनलाइट पर डिपेंडेंट है। बट डार्क रिएक्शन कुछ टाइम बाद जो है वो स्टॉप होगी, बिकॉज ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर अपने ने देखा क्लोरोप्लास्ट, अपने ने ल्यूकोप्लास्ट देखा। ल्यूकोप्लास्ट पिगमेंट नहीं देता, बट ऑब्वियसली ये स्टोर करने में अपने पास हेल्प करता है। 3 टाइप के अपने ने ल्यूकोप्लास्ट देखे। ल्यूकोप्लास्ट में अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और एलायोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट फैट्स अपने पास अमाइल में स्टार्च स्टोर करता है, जो कि पोटैटो में अपने को देखे जाते हैं। उसके बाद अपने ने देखा एलायोप्लास्ट। एलायोप्लास्ट ऑयल को स्टोर करता है, एंड एल्यूरोप्लास्ट जो कि अपने पास प्रोटीन को स्टोर करता है। उसके बाद हमने देखा कि ल्यूकोप्लास्ट जो है फूड स्टोर करता है, पिगमेंट में कोई रोल नहीं है। क्लोरोप्लास्ट देखा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कॉइन लाइक, उसको हम कहते हैं थाइलेकोइड, और पूरा बंच ऑफ उस कॉइन को हम बोलेंगे ग्रैनम। यहाँ पर लाइट रिएक्शन चलती है। इसके बाद इसके लिमन में जो है वो लाइट रिएक्शन ऑब्वियसली चलेगी, और उसके बाद इसके लिमन में चलती है, ऑब्वियसली स्पेस में ही चलेगी ना रिएक्शन, क्योंकि थाइलेकोइड के अंदर की स्पेस को हम क्या बोलते हैं, लिमन कहते हैं। यहाँ पर लाइट रिएक्शन चलेगी। साइज़ जो है बहुत लार्ज है, 5 से 10 सेंटीमीटर है, और विड्थ जो है वो 2 से 4
माइक्रोमीटर में है। विड्थ मीन्स चौड़ाई अपने पास, और लेंथ मीन्स लंबाई, लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई जो है वो थोड़ी कम। शेप देखा अपने ने, फिर पिगमेंट देखी। मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए पाई जाएगी, कैरोटीनॉइड भी पाई जाएगी जो कि फैट सॉल्यूबल है। कैरोटीनॉइड में कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल हमने देखा। उसके बाद हमने देखा नंबर जो है वैरी करता है, जैसे कि अपने पास क्लेमाइडोमोनाज है, अपने पास ग्रीन एल्गी, इसमें एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा सिर्फ। बट मीजोफिल सेल जो कि अपने पास लीफ में पाई जाती है, यहाँ पर 20 से 40 नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी है, एक सेल में पाया जाता है। तो अपने ने ये देखा। इसके बाद हम देखेंगे एक टॉपिक विच इज़ क्रोमोप्लास्ट, और इसके बाद जो है प्लास्टिड वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और हम नेक्स्ट टॉपिक के, तो क्रोमोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाई जाती है विच इज़ कैरोटीनॉइड। तो ये इसकी मेजर पिगमेंट है, और वन ऑफ एक ही पिगमेंट अपने पास पाई जाती है इसमें, विच इज़ कैरोटीनॉइड। आपने कई बार देखा होगा टोमेटो है या फिर जो चिली है, मीन्स जो मिर्च है, वो अपना कलर जो है ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे कि अपने पास है चिली होती है, एज वेल अपने पास टोमेटो है, ये अपने पास ग्रीन कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर अपने पास जब वो ग्रीन कलर में थी, चिली एज वेल एज टोमेटो जब ग्रीन कलर में थे, इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट थी, जो कि मेजर पिगमेंट है किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। बट अब ये कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे इनटू क्रोमोप्लास्ट, मीन्स ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट, मतलब कि जो रेड कलर में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, ग्रीन टू रेड में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, वो अपने पास कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। तो मतलब यहाँ पर हमने देखा कि जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? ये किसी भी ग्रीन फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स को जो है वो ग्रीन से रेड में कन्वर्ट करती है। तो जो अपने पास कन्वर्जन होता है, जो ग्रीन टू रेड का कन्वर्जन है, इसी टाइप की पिगमेंट जो है कैरोटीनॉइड, मीन्स जो एक टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड है, इसकी हेल्प से वो। तो इसके बाद हम देखेंगे कि सीलिया, फ्लैजेला, बिकॉज ये दो ही स्ट्रक्चर जो है अपने यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं। इनका जो है स्ट्रक्चर भी हम बना के देखेंगे, डिटेल में जो स्ट्रक्चर होता है ये भी बना के देखेंगे। यहाँ पर पिलाई और फिम्ब्रे तो नहीं होते, बिकॉज हम यूकेरियोट्स की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में हमने देखे थे। देखिए आउटग्रोथ स्ट्रक्चर देखिए, जो सेल के बाहर से आउटग्रोथ होकर के निकले थे, विच इज़ पिलाई, फिम्ब्रे और फ्लैजेला हमने देखा। पिलाई और फिम्ब्रे जो हमने देखे थे वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाए जाते थे, पिलाई एंड फिम्ब्रे। फ्लैजेला जो था प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट्स दोनों में प्रेजेंट था, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा। बट यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर है विच इज़ सीलिया। अब सीलिया हमने प्रोकैरियोट्स में नहीं देखा, तो क्या सीलिया सिर्फ यूकेरियोट्स में प्रेजेंट है? तो बिल्कुल सही, सीलिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट्स में देखा जाएगा, यूकेरियोट्स में ही देखा जाएगा सीलिया। फ्लैजेला हमने देखा था कि प्रोकैरियोट्स में भी है एज वेल एज इन यूकेरियोट्स में है। तो सीलिया क्या है? सीलिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल के आउटग्रोथ में तो हो गई, ऑब्वियसली सेल के बाहर वाले स्ट्रक्चर में अपने पास होगा, बट ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, मीन्स छोटे छोटे थ्रेड लाइक अपने पास होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होते हैं और मोर इन नंबर होते हैं, मोर इन अपने पास नंबर होते हैं। इनका अल्टीमेट काम क्या है अपने यूकेरियोटिक बॉडी में? तो यहाँ पर अपना काम है ऑसिलेटरी मूवमेंट दिखाता है। मतलब हमने देखा था फ्लैजेला, फ्लैजेला क्या करता है? स्नेक लाइक मूवमेंट करता है, एक डायरेक्शन में जाता है। बट ऑसिलेटरी मूवमेंट कुछ इस टाइप से होता है। तो ऑसिलेटरी मूवमेंट जो अपने पास शो करना है, सीलिया की वजह से अपने पास होता है। तो ये सिर्फ यूकेरियोट्स में है और हेल्प करता है ऑसिलेटरी मूवमेंट में, ऑसिलेटरी मूवमेंट में हेल्प करता है। आपने सीलिया प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स दोनों में देखे। हमने सीलिया को देखा, फ्लैजेला को देखा था, तो वहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला था वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ था। यहाँ पर लिख दो कि जो प्रोटीन का नाम था वो फ्लैजेलिन प्रोटीन था, प्रोटीन अपने पास था। बट यूकेरियोटिक के केस में फ्लैजेला डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, विच इज़ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन अपने पास ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से फ्लैजेला भी बना है एज वेल एज सीलिया भी बना है। बोथ आर प्रेजेंट लाइक इन सेम प्रोटीन। तो यहाँ पर दोनों जो है सेम प्रोटीन से मिलकर के बने हैं।
विच इज़ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो सीलिया एंड फ्लैजेला, आपने देखा था कि वहाँ पर जो फ्लैजेला था, है ना, डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो है वो अराइज होता था, कहाँ से अराइज होता था? आउट ग्रोथ, मीन्स हम बोल सकते हैं अराइज फ्रॉम सेल वॉल। सेल वॉल से अराइज होता था, देखा था हमने, सेल वॉल से अराइज होता था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ उस लेक्चर को देख लीजिए। यूकैरियोट्स में हम देखेंगे कि आउट ग्रोथ जो होगी, मतलब जो अपने पास फ्लैजेला अराइज होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अराइज होगा। तो आप देख सकते हैं ये अपने पास सेल है, कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल में बना रही हूँ। तो यहाँ पर ऊपर में अपने पास क्या प्रेजेंट होगी? सेल वॉल, अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलता है, इसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला, तो आप देख रहे हैं फ्लैजेला निकला है फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑफ कोर्स यहाँ पर बेसल बॉडी, यहाँ पर वो स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था हुक, और यहाँ पर ये अपने पास क्या होगा? फिलामेंट होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा। और अपने पास जो सीलिया है वो भी अराइज होता है फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, अराइज फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने ने ये देखा। सीलिया फ्लैजेला में हमने इतना सब कुछ पढ़ा कि सीलिया जो है यूकैरियोट में ही प्रेजेंट होगा, सिर्फ शॉर्ट है, ऑसिलेटरी मूवमेंट देगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अराइज होगा। ओके, ऑसिलेटरी मूवमेंट देगा और ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर के बना है। यूकैरियोटिक फ्लैजेला भी ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर के बना है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अराइज होता है यूकैरियोटिक। ओके, वहाँ पर भी 3 पार्ट है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। इसके बाद हम देखेंगे कि अपना जो सीलिया और फ्लैजेला है, सपोज करो ये अपने पास सीलिया फ्लैजेला है, दोनों मैंने एक ही में, जबकि ये शॉर्ट है और ये बहुत लॉन्ग है। पर जब हम इसे कट करते हैं हम देखते हैं कि इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे है, मतलब अरेंजमेंट कैसा है किसी चीज़ का। सपोज करो ये अपने पास सीलिया फ्लैजेला है, इसको अगर हम ट्रांसवर्स कट करते हैं, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, और ये हम ट्रांसवर्स अगर इसको कट करते हैं तो इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है इसमें क्या प्रेजेंट है, एक्चुअल में इसमें अरेंजमेंट कैसी है किसी चीज़ की, वो हम देखेंगे। यहाँ पर अपने पास सीलिया और फ्लैजेला, यूकैरियोट में सीलिया एंड जो अपने पास फ्लैजेला है वो किससे बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। किससे बना होता है? फॉर्म फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब कितने टाइप के ट्यूबुलिन है? अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन। बट हम इसमें अरेंजमेंट देखेंगे अल्फा बीटा ट्यूबुलिन से पहले कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर जो है कट करने के बाद, ट्रांसवर्स कट करने के बाद कैसा दिखता है। तो सबसे पहले ऊपर में हम ड्रॉ करेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर आपको माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट दिखती है, मतलब यहाँ पर ये मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ ये माइक्रोट्यूब्यूल ड्रॉ कर रही हूँ। कितने ड्रॉ करना है? तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है इस एक स्ट्रक्चर को मैं बोलूँगी माइक्रोट्यूब्यूल, बिकॉज ये सीलिया और फ्लैजेला मैं दोनों के लिए बना रही हूँ। सीलिया फ्लैजेला को ट्रांसफर कट करने के बाद आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसमें से एक स्ट्रक्चर को मैं बोलूँगी माइक्रोट्यूब्यूल। सीलिया फ्लैजेला बना है माइक्रोट्यूब्यूल से, एक स्ट्रक्चर को मैं बोलूँगी माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर 2 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है तो इसको मैं बोलूँगी माइक्रोट्यूब्यूल डिबलेट। डिबलेट अपने पास मीन्स 2 पेयर में प्रेजेंट है। अब ये एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होगी बिकॉज यहाँ पर है वाया इंटर ड्यूबलेट ब्रिज। ये अपने पास इंटर ड्यूबलेट, 2 ड्यूबलेट के बीच में इंटर ड्यूबलेट ब्रिज से जो है वो कनेक्टेड होगी। अब ये जो ड्यूबलेट अरेंजमेंट है ये सेंट्रल में भी होती है, सेंट्रल में ड्यूबलेट अरेंजमेंट नहीं होती, बट सेंट्रल में 2 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, ड्यूबलेट नहीं है, याद रखना है। सेंट्रल में ड्यूबलेट प्रेजेंट नहीं होते, 2 सिंगलेट प्रेजेंट होते हैं, मीन्स एक और एक, 2 माइक्रोट्यूब्यूल अलग अलग प्रेजेंट होंगे। इसके ऊपर भी एक शीट होगी विच इज सेंट्रल शीट, यहाँ लिखेंगे विच इज सेंट्रल शीट। ये अपने पास सेंट्रल शीट प्रेजेंट है जिसके अंदर 2 सिंगलेट प्रेजेंट है। ये क्या है? 2, ये लिखेंगे, दोनों को अपने पास बोलेंगे सेंट्रल
सिंगलेट, दोनों सिंगलेट है, दोनों एक ही नहीं है। जैसे बाहर दो अरेंजमेंट है ना डिबलेट की, ये वैसी अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पर एक सिंगल और दो दूसरा भी सेंट्रल शीट जो अपने पास है ये डिबलेट को कनेक्ट करेगी, ये डिबलेट को कनेक्ट करेगी। ये रेडियल स्पोक कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? रेडियल स्पोक। ये क्या है? रेडियल स्पोक जो है सेंट्रल शीट को कनेक्ट कर रहा है डिबलेट से। तो ये क्या कनेक्ट कर रहा है? रेडियल स्पोक क्या कनेक्ट कर रहा है? सेंट्रल शीट को डिबलेट से कनेक्ट कर रहा है। ये हम साइड में लिखेंगे, बट पहले हम स्ट्रक्चर को नेमिंग कर लेते हैं। ये अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी देखे गए हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं ओरेंज, ओरेंज अपने पास कहते हैं। फिर इसके बाद अपने पास हम कहेंगे कि ये माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज़ से बना है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है अपने पास, माइक्रोट्यूब्यूल जो है तो किससे बना है? प्रोटीनीशियस है। यहाँ पर हम लिखेंगे कैसा स्ट्रक्चर है? प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर अपने पास है। कैसा स्ट्रक्चर है? प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर है। ये अपने पास इंटरड्यूबलेट जो हमने देखा, ये इंटरड्यूबलेट जो हमने देखा, ये भी प्रोटीनीशियस अपने पास स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पर आपको जो दिख रहा है माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूबलेट कितने दिख रहे हैं? 9 माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूबलेट दिख रहे हैं एक अपने पास इसमें। तो यहाँ पर देयर आर 9 माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूबलेट। कहाँ पर दिख रहे हैं? पेरीफेरी में दिख रहे हैं, पेरीफेरी में दिख रहे हैं। सेंटर में आपको क्या दिख रहा है? सेंटर में आपको दिख रहा है 2 सिंगलेट, सिंगलेट अपने को दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर थर्ड हम लिखेंगे कि ओवरऑल आउटर, अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि पेरीफेरी में कितने माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट हैं, पेरीफेरी में देयर आर कितने? 9 और 2 है तो 9 2 ज़ा 18 मीन्स 18 सिंगलेट, 18 पेरीफेरी क्या प्रेजेंट है? माइक्रोट्यूब्यूल। देयर आर 18 माइक्रोट्यूब्यूल। पेरीफेरी की बात करें सिंगल करके, मीन्स एकजुट होकर के हम इसको 1 पेयर कहला रहे हैं, लेकिन है तो ये 2, तो इसको हम ओवरऑल क्या कहेंगे? 18 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है। पेरीफेरी की बात कर रहे हैं। सेंटर में तो अपने पास 2 है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि सेंट्रल सिंगलेट कनेक्टेड है ऊपर के जो पेरीफेरी ड्यूबलेट से वाया द इंटर ड्यूबलेट। किससे कनेक्टेड है? सेंट्रल शीट से कनेक्टेड है वाया दिस रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक कनेक्ट्स पेरीफेरल ड्यूबलेट टू दी सेंट्रल सिंगलेट। सेंट्रल सिंगलेट को किसने कनेक्ट किया है पेरीफेरी से? विच इज रेडियल स्पोक अपने पास। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्चुअल में इसका सेक्शन जो है ट्रांसवर्स सेक्शन वो कैसे दिखता है। बोथ सिलिया एंड फ्लैजेला के लिए था, जिस सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम कुछ नहीं है, इट जस्ट ऐसा स्ट्रक्चर है अपने पास जो कि 2 सेंट्रियोल से मिलकर के बना है। आपने अगर फ्लैजेला और सिलिया का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं तो ये उसके सामने जो है वो इजी होगा, बिकॉज उन दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं डिफरेंसेस भी बता के आपको चलूँगी, बट ये सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है, बोल सकते हैं हम फ्लैजेला और सिलिया से। तो हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि 2 सेंट्रियोल से मिलकर के बनता है, सेंट्रियोल से मिलकर के बनता है। सपोज करो ये एक सेंट्रियोल अपने पास प्रेजेंट है, ये इसका प्रोटीनीशियस रीजन है, और ये दूसरा सेंट्रियोल है। ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री, ये क्या दिख रहे हैं? 90 डिग्री एंगल पर अगर अपने पास रखे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रोसोम। 2 सेंट्रियोल एक दूसरे से परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पर है, तो उस स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। अब ये सेंट्रोसोम क्या एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है? तो ये ऑलमोस्ट एनिमल्स में पाया जाता है, और प्लांट्स में जो है
प्लांट्स में नहीं पाया जाता। तो सेंट्रोजोम स्ट्रक्चर्स मोस्टली एनिमल्स में पाया जाएगा, प्लांट में एब्सेंट होगा। तो अब देखते हैं कि सेंट्रियोल ये स्ट्रक्चर जो है वो कट करने पर, सपोज करो ये सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल को मैंने ट्रांसवर्सली कट किया और इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से दिखता है। अब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर लाइक रंगोली, ये जो आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है, इनके जो स्ट्रक्चर के नेम क्या है। तो पहली चीज़ आपको ये याद रखना है कि ये बना है माइक्रोट्यूब्यूल से। जैसे सिलिया फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, पेरिफेरी डिब्लेट थे, 9+2 अरेंजमेंट वहाँ पर था, है ना। 9 मीन्स पेरिफेरल, 9 डिब्लेट थे और बीच में अपने पास 2 सिंगलेट थे, तो 9+2 अरेंजमेंट अपने पास था। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे पहले तो याद रखना है कि सेंट्रियोल जो अपने पास, ये मैंने एक सेंट्रियोल ड्रॉ किया है, सेंट्रियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन। सेंट्रियोल जो है वो मेम्ब्रेन लेस है। मैंने जो उसमें आपको माइक्रोट्यूब्यूल वाला जो डायग्राम आपको ड्रॉ करा के दिखाया था, उसमें आपने देखा था ऊपर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने ड्रॉ करी थी, बट यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन लेस अपने पास सेंट्रियोल होते हैं। मीन्स सेंट्रियोल यहाँ पर जो है मेम्ब्रेन लेस है। वहाँ पर क्या प्रेजेंट थे, वहाँ पर जो अपने पास सिलिया फ्लैजेला था उसमें मेम्ब्रेन थी, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है, सबसे पहला आपको डिफरेंस तो यहीं से नज़र आ चुका होगा कि ये जो आपको माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहे हैं, ये कैसे हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में है। कैसे हैं, ट्रिपलेट है। वहाँ पर डिब्लेट थे, मीन्स 2, यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल थे, यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल 3 है। यहाँ पर क्या है, 3 माइक्रोट्यूब्यूल आपको देखने को मिल रहे हैं। एज वेल आपको ये जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे से लिंक होंगे, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लिंक्ड होंगे एक दूसरे से, ऊपर वाला स्ट्रक्चर नीचे वाले स्ट्रक्चर से लिंक होगा। तो यहाँ पर जो आपको ये लिंकेज दिख रहा है, इस लिंकेज को हम बोलते हैं एसी लिंकर। एसी लिंकर जो है वो अपर वाला माइक्रोट्यूब्यूल से लोअर वाले माइक्रोट्यूब्यूल को अटैच कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये लिखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट के फॉर्म में है। माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट प्रेजेंट है, मतलब एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है अपने पास, ये पूरा का पूरा जो बंच है वो 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बना है। यहाँ पर सेकेंड हम लिखेंगे ABC, हम सपोज करो इसको नाम दे देते हैं ABC, हमको स्टडी करने में इजी रहेगा। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ टोटल पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, मीन्स टोटल पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रही हूँ। अब मैं माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट की बात नहीं कर रही हूँ कि टोटल कितने ट्रिपलेट हैं। अगर मुझे बोला जाता ट्रिपलेट कितने हैं टोटल, तो मैं बोलती कि 9 हैं, बट मैंने यहाँ पर ये पूछा है टोटल पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल कितने होंगे, 9 अपने पास पेयर में है, बट सिंगल के फॉर्म में वो 3 है। माइक्रोट्यूब्यूल 27 माइक्रोट्यूब्यूल अपने पास, अगर मैं हर एक को काउंट करूँ, जैसे कि एक में 3 है, तो ओवरऑल 9 में अपने पास 9 पेयर्स में कितने सिंगल करके अपने पास माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, वो 27 होंगे। क्या सेंटर में कोई आपको माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर सिलिया फ्लैजेला के केस में सेंटर में सिंगलेट अपने पास पाए गए थे 2। यहाँ पर कोई भी सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं हब। हब किससे बना है, प्रोटीन से बना है। इसको हम बोलेंगे सेंटर में अपने पास नो माइक्रोट्यूब्यूल, अपने पास क्या प्रेजेंट है, प्रोटीनीशियस हब अपने पास प्रेजेंट है। बट ओवरऑल सेंट्रोजोम, देखो ये तो मैंने सिर्फ 27 माइक्रोट्यूब्यूल किसकी बात की, एक सेंट्रियोल की बात की ना। ये क्या है अपने पास, ये अपने पास सेंट्रियोल की बात चल रही है। बट अगर मैं सेंट्रोजोम की बात करूँ, सेंट्रोजोम मतलब 2 सेंट्रियोल, तो एक अपने पास सेंट्रोजोम में कितने माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, तो वो होंगे ना 2 सेंट्रियोल के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल माइक्रोट्यूब्यूल इन 1 सेंट्रोजोम। एक सेंट्रोजोम जो कि बना है 2 सेंट्रियोल से, तो 2 सेंट्रियोल में मतलब एक सेंट्रियोल में अपने पास 27 माइक्रोट्यूब्यूल थे, तो 2 सेंट्रियोल में अपने पास 4 माइक्रोट्यूब्यूल कितने होंगे,
54 माइक्रोट्यूब्यूल एक सेंट्रोसोम के अंदर। यहाँ पर लिख देंगे 54 माइक्रोट्यूब्यूल। कितने होंगे? 54। तो यहाँ पर भी अपने पास दिख रहा है कि रेडियल स्पोक, यहाँ पर जो प्रोटीनिशियस हब को कनेक्ट कर रहा है माइक्रोट्यूब्यूल से, तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर भी अपने पास रेडियल स्पोक प्रेजेंट है। कितने रेडियल स्पोक है? 9 रेडियल स्पोक होंगे, बिकॉज अभी भी जो ट्रिपलेट है वो तो 9 ही है, तो बीच में कनेक्शन भी तो 9 ही होंगे जैसे वहाँ पर थे। तो यहाँ पर रेडियल स्पोक भी कितने होंगे? 9 होंगे। अगर मैं बात करती हूँ डिफरेंस की, तो वहाँ पर सीलिया और फ्लैजेला की, और यहाँ पर अपने पास आता है सेंट्रोसोम की। सीलिया फ्लैजेला में आपने देखा था कि ऊपर में डबलेट थे, ये 2 अरेंजमेंट थे, तो 9+2 अरेंजमेंट था, और क्या था? डबलेट था। और यहाँ पर 9+0, 0 मीन्स सेंटर में नहीं है, पेरिफेरल में 9 ट्रिपलेट है, तो यहाँ पर हमें ट्रिपलेट, तो यही अपने पास डिफरेंस है। बट ये सेंट्रोसोम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सेंट्रोसोम की लोकेशन क्या है? आपने अगर सीलिया का पार्ट पढ़ा होगा, बेसल बॉडी, फिलामेंट, हुक पढ़ा होगा। ये अपने पास सीलिया था कुछ इस तरीके से, यहाँ पर बेसल बॉडी था, यहाँ पर हुक था, और यहाँ पर फिलामेंट था। तो यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट है? अगर मैं लोकेशन की बात करती हूँ तो कहाँ प्रेजेंट है? सबसे पहला ये फॉर्म करता है बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। आपको जो ये सीलिया और फ्लैजेला दिख रहा है ना, इसकी जो ये बेसल बॉडी बनी है वो सेंट्रोसोम से मिलकर के ही बनी। पढ़ेंगे सेल डिवीज़न वाले चैप्टर में, एनिमल सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर, लेकिन सारे स्पिंडल फाइबर नहीं, इन एनिमल सेल। मैंने पहले ही कहा था आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाया जाएगा सेंट्रोसोम लाइक स्ट्रक्चर। तो आपको ओवरऑल समझ में आ चुका होगा। एक सेंट्रोसोम मतलब 2 सेंट्रियोल, ओके, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री में सेंट्रियोल प्रेजेंट होना चाहिए, तब उसको हम सेंट्रोसोम कहेंगे। मेम्ब्रेन लेस अपने पास होता है। देखो मैंने इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन ड्रॉ नहीं करी है। यहाँ पर ट्रिपलेट प्रेजेंट होंगे, मीन्स एक जो अपने पास माइक्रोट्यूब्यूल का बंच है उसमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट प्रेजेंट होंगे, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे। ओवरऑल अपने पास एक सेंट्रियोल के अंदर कितने ट्रिपलेट हैं? 9 हैं। ऑफकोर्स इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, सिंगलेट कितने होंगे इसमें? एक एक करके अगर हम काउंट करेंगे 9 × 3 विच इज़ 27 माइक्रोट्यूबलेट। बट अगर मैं बात करूँ एक सेंट्रोसोम में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं, तो वो 54 है, बिकॉज हम काउंट करेंगे 2 सेंट्रियोल के लिए, तब जाकर एक सेंट्रोसोम बनेगा। हमने देखा सीलिया में 9+2 डुबलेट अरेंजमेंट थी, पेरिफेरल 9 डिप्लेट और बीच में 2 सिंगलेट भी प्रेजेंट थे और वो डिप्लेट हम लिखेंगे। सेंट्रोसोम में 9+0, 0 मीन्स बीच में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, हब प्रेजेंट है प्रोटीनिशियस। ट्रिपलेट हम वहाँ लिखेंगे, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, अपने पास प्रेजेंट होता है बेसल बॉडी जो सीलिया फ्लैजेला में हमने देखी, और दूसरा स्पिंडल फाइबर एनिमल के केस में ही प्रेजेंट होता है। तो ये अपना जो हमारा टॉपिक है सीलिया फ्लैजेला यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेल के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको डिस्कवर किया था 1831 में अपने पास। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो न्यूक्लियस अपने ने इससे पहले हमने इसकी डिस्कवरी देखी थी कि डिस्कवरी किसने की है, तो 1831 में इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में, बिकॉज वहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है डिस्कवर हो चुका था, तो स्टडी करना इजी था। तो सपोज करो मैंने ये एक सेल बनाया है और सेल के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके अंदर वाली होती है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कुछ पोर्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। ओके, यहाँ पर अंदर इनसाइड द न्यूक्लियस एक स्पेस होती है, खाली स्पेस, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बिकॉज ये न्यूक्लियस के अंदर है। प्लाज्म मीन्स हम बोल सकते हैं फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पर पूरा क्या है? स्पेस में भरा हुआ है। ये जो आपको 2 स्पेस मीन्स आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, इसको हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस।
ये अपने पास पूरा सेल है, सेल का यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये अपने पास क्या है, पोर्स हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोर्स इसको हम बोलेंगे। पोर्स क्या करता है, बाई डायरेक्शनल फ्लो अलाउ करता है आरएनए या फिर प्रोटीन यहाँ पर जिसकी भी नीड होगी, तो यहाँ से मटेरियल जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे पोरेंस क्या करते हैं, पोरेंस क्या करते हैं अपने पास बाई डायरेक्शनल मीन्स होता है दोनों डायरेक्शन में एंट्री भी हो सकती है एज वेल एज एग्जिट भी हो सकती है। बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, तो ये अपने पास है। तो यहाँ में अगर आप की बात करूँ पेरी न्यूक्लियर स्पेस की, तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस की जो विड्थ है वो कितनी होगी, 50 नैनोमीटर की तरफ हो सकती है। इट मीन्स 20 to 50 नैनोमीटर अपने पास हो सकती है। अब ऐसा होगा क्या कि मीन्स सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। मोस्टली सेल के अंदर जो है वो एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर लिखेंगे मोस्टली इन ए सेल ओनली सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, मोस्टली जो अपने पास सेल होते हैं, जनरली जो स्टेम सेल्स होते हैं अपने बॉडी के कॉमन सेल्स जो होते हैं, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, पर जनरली ऑलवेज नहीं। कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ। सबसे पहला आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल होती है वो दो मीन्स जो सेल में जो अपने पास न्यूक्लियस है वो दो होते हैं। तो 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं पर सेल, एक सेल के अंदर। दूसरा अपने पास आ जाता है कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं बॉडी में जहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो नहीं होते, मीन्स न्यूक्लियस जो है कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आ जाता है मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज रेड ब्लड सेल, बिकॉज उनको क्या करना है, ऑक्सीजन कैरी करना है, तो वो न्यूक्लियस को कम्प्लीटली लूज कर देंगे। उसके बाद आता है प्लांट में शिव ट्यूब अपने पास किसके केस में, प्लांट में। तो यहाँ पर इन दोनों के पास मैच्योर आरबीसी एज वेल एज शिव ट्यूब के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। तो यहाँ हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आपने सुना होगा जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं। क्रोमोसोम कुछ इस टाइप का अपने पास दिखता है। ओके, यहाँ पर वो डीएनए को कैरी करता है। पैकेजिंग वगैरह हम 12th क्लास में वैसे तो पढ़ते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया, एक क्रोमोसोम हो गया, ये अपने पास क्रोमोसोम हो गया। अगर मैं बात कर रही हूँ इसकी, इट मीन्स ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, बट मैं अगर इस पेयर की बात कर रही हूँ तो इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड। तो एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड हो गया और ये दूसरा क्रोमैटिड हो गया। कितने क्रोमैटिड है, 2 क्रोमैटिड है। 2 क्रोमैटिड जो है एक दूसरे से ज्वाइन है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रो। यहाँ पर हम बोलेंगे कनेक्टेड बाय सेंट्रोमियर से एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब बहुत सारे टाइप्स ऑफ अपने पास जो है वो क्रोमोसोम होते हैं कि ये सेंट्रोमियर जो है वो कैसे प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर अपने पास टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम के टाइप्स हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। कि किसके बेसिस पर हमने क्रोमोसोम को क्लासिफाई किया है 4 टाइप्स में, तो वो है सेंट्रोमियर की लोकेशन। ये जो सेंट्रोमियर है ये अपने पास क्या है, दिस इज सेंट्रोमियर। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम किया है ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। ओके, तो सेंट्रोमियर की लोकेशन कहाँ है, तो सबसे पहला क्रोमोसोम आता है जहाँ पर हम देखेंगे कि एक क्रोमैटिड को मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे एकदम बीच में जो है वो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। इस वाले क्रोमोसोम को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक, मीन्स एकदम बीच में है, बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। इस वाले क्रोमोसोम को हम कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम।
मेटासेंट्रिक आपको दिख रहा है बिल्कुल वी शेप का दिखेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक वाला जो है क्रोमैटिड को ड्रॉ किया है। ये कैसा दिखता है? वी शेप स्ट्रक्चर अपने को दिखता है। कई बार क्वेश्चन में आया है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर बीच में लोकेटेड है, ये क्रोमोसोम कैसे दिखता है? तो ये वी शेप का दिखता है। यहाँ पर हम लिखेंगे सेंट्रोमियर एग्जैक्ट कहाँ पर प्रेजेंट है? लोकेटेड एट सेंटर। तो दोनों जो हाफ्स होंगे, दोनों जो आर्म्स होंगे, वो कैसे होंगे? इक्वल लेंथ के होंगे। ये था अपने पास पहला क्रोमोसोम विच इज मेटासेंट्रिक। दूसरा आ जाता है सब मेटासेंट्रिक, जहाँ पर ये सेंट्रोमियर जो अपने पास है वो थोड़ा सा जो है ऊपर से, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक आर्म जो अपने पास क्रोमोसोम की है वो शॉर्ट हो जाती है और दूसरी क्या हो जाती है, ये मैं पूरा क्रोमोसोम आपको ड्रॉ करा देती हूँ। तो यहाँ पर अपने पास इस टाइप से आपको दिखेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ सेंट्रोमियर जो है वो थोड़ा ऊपर आ चुका है, इसको हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो यहाँ पर अपने पास दिखता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, तो इसको हम बोलेंगे कि सेंट्रोमियर लोकेटेड, सेंट्रोमियर कहाँ लोकेटेड है? स्लाइटली, थोड़ा सा स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंटर से थोड़ा सा अवे है, तो इसको हमने बोल दिया सब मेटासेंट्रिक। फिर अपने पास आता है टीलोसेंट्रिक और फिर एंड में आ जाएगा एक्रोसेंट्रिक। तो अपने पास आता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक कैसा दिखता है? तो इसकी क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं पूरा दोनों आर्म्स जो है वो ड्रॉ करा के दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर सेंट्रोमियर एकदम एंड पर आ चुका है और इसका आपको जो स्ट्रक्चर है वो कुछ जे शेप लाइक दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे जे शेप इसका स्ट्रक्चर दिखता है। और यहाँ पर हम कहेंगे कि सेंट्रोमियर जो है लोकेटेड क्लोजर टू द एंड, एंड मतलब एकदम जो है वो एंड से एकदम क्लोजर हो चुका है। उसके बाद फोर्थ वाला आ जाता है जो कि लास्ट है, विच इज़ टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है, वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है पूरा एंड में आ चुका है, पूरा जो है वो एंड में आ चुका है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम कुछ आपको इस तरीके से दिखेंगे। दोनों आर्म्स मैंने ड्रॉ करके दिखाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रोमियर है लोकेटेड एट द एंड, एंड में एकदम लोकेटेड है, एक आर्म बिल्कुल दिख ही नहीं रही है, इसको हम बोलेंगे ये आई शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहाँ लोकेटेड है? सबसे पहले अगर सेंट्रोमियर दोनों आर्म्स के बीच में है तो वो मेटासेंट्रिक होगा। थोड़ा सा अवे फ्रॉम द, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर है तो उसको सब मेटासेंट्रिक कहेंगे। टीलोसेंट्रिक क्या होता है? उससे पहले आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक मतलब एकदम एंड से क्लोज है, जो सेंट्रोमियर है वो आर्म की जो एंड से एकदम क्लोज है, जो कि जे शेप दिखेगा। और फिर आता है टीलोसेंट्रिक, जहाँ पर अपना जो सेंट्रोमियर है एकदम एंड पर प्रेजेंट है, वो आई शेप जैसा दिखेगा। तो आपको दिख रहा है न्यूक्लियस का ये पूरा स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, हमने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम भी देखा। तो यहाँ पर जो अपना चैप्टर है वो फिनिश होता है। कुछ